नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश प्लस। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां पर जबरदस्त भयंकर झड़प हुई है दो पक्षों में। बुलंदशहर से सबसे पहले बुलेटिन में हम आपको खबर दे रहे हैं और खबर है दो पक्षों में आपसी झड़प की। दो पक्ष आपस में भिड़ गए और विवाद था पानी निकालने को लेकर। पानी निकालने के विवाद पर जमकर एक दूसरे पर पथराव किया गया। दबंग पक्ष के लोगों ने छत से पत्थर बरसाए हैं और सोशल मीडिया पर झड़प का वीडियो वायरल भी हुआ है। सिकंदराबाद कोतवाली के चंद्र गांव का ये मामला है। ये वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन देखिए, पानी निकालने को लेकर विवाद और खून निकालने पर पहुंच गया। ये आप देखिए और भीड़ आप देखिए कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में ये लोग जुट गए और किसी का भी दिमाग काम नहीं किया इस वक्त में कि इस मसले को शांति से सुलझाया जाए। एक वक्त में एक जगह पर सब लोग एक जैसी हरकतें कर रहे हैं, यानी कि पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आप छत पर देखिए खड़े इन लोगों ये लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। छत पर तिरंगा लहराया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए कि इसी घर पर पत्थरबाजी हुई है और उस घर पर कितनी पत्थरबाजी हुई है वो आप देखिए। पत्थर ही पत्थर आपको नजर आएंगे। पहली तस्वीर में पत्थर फेंकते हुए लोगों को देखिए आप। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि छत पर पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर। ये स्थितियां हैं। एक वक्त में चेतना शून्य हो जाना, एक वक्त में दिमाग का काम न करना और एक वक्त में सभी लोगों का एक जैसा दिमाग चलना, यानी कि सभी के जहन में एक ही चीज है कि सामने वाले का खून निकालना है, सामने वाले को मारना है और पानी निकालने के विवाद में ये सब हुआ। अनुभव शर्मा हमारे संवाददाता आपको पूरे विवाद की परत दर परत बताएंगे, कहानी बताएंगे। अनुभव बताइए, कहां से विवाद शुरू हुआ था, क्या आखिर ऐसा हुआ था कि पथराव तक मामला जा पहुंचा और कितने लोग जख्मी हुए हैं इसमें? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मामला जो बुलंदशहर के चंदेरू गांव का है, जहां पर जलभराव को लेकर दो पक्ष है वो उसमें आपस में मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद धीमे धीमे विवाद इतना बढ़ गया कि लोग अपना आपा ही खो बैठे और एक दूसरे अपनी अपनी छतों पर चढ़कर, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पथराव करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर लोगों की बात करें तो उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, कई महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि ये विवाद आराम से सुलझ सकता था। लेकिन वो लोग इतने आपस में खूनी दुश्मन हो गए कि एक दूसरे के खून करने पर उतारू हो गए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से जो लोग हैं वो छतों पर चढ़कर, यहाँ तक कि महिलाएं भी आप देख सकते हैं, जो आपको विजुअल दिख रहा है उसमें महिलाएं भी छतों पर चढ़कर। बिल्कुल अनुभव, ये सारी तस्वीरें दिखाई दे रही है। अनुभव, ये बताइए कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? छतों पर दिख रहे हैं, सीसीटीवी होगा पुलिस के पास क्योंकि वीडियोस भी बनाए गए हैं। क्या किसी को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और क्या कोई नुकसान हुआ है इसमें पत्थरबाजी में? देखिए बिल्कुल, जी बिल्कुल आपको बता दूं कि कुछ ही लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनको पुलिस ने उपचार के लिए भेज दिया और वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंच के जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। और जो वीडियो निकल के सामने आए हैं, पुलिस उनके आधार पर अब इन लोगों को चिन्हित कर इन पे। ठीक है अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पुलिस अब इन लोगों को, पत्थरबाजों को पकड़ने में अब जुट गए हैं और तस्वीरें जो आए हैं उसी के आधार पर, और महिलाएं पुरुष सभी शामिल हैं पत्थर बरसाने में, तो इनको पकड़ने का अब काम पुलिस करेगी। आपको बता दें कि पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। दरअसल जलभराव की समस्या है, जलभराव की स्थिति थी, फिर पानी की निकासी के लिए ये विवाद उससे शुरू हुआ, पानी निकालने को लेकर विवाद शुरू और उसके बाद पत्थरबाजी पर जाकर खत्म हुआ, एक दूसरे का खून निकालने पर खत्म हुआ और अब अस्पताल में है घायल लोग। इस वक्त बहुत बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं और 8 प्रभारी मंत्रियों को सीएम ने खत भेजा है, चिट्ठी भेजी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 प्रभारी मंत्री जिनको लेटर भेजा है और इनको कहा गया है कि कोरोना और आपदा राहत कार्यों पर निगरानी रखें। निगरानी के आदेश दिए गए हैं। भ्रमण के दौरान जिलों के प्रभारी मंत्री सीएम को रिपोर्ट भेजेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये लेटर भेजे, खत भेजा है प्रभारी मंत्रियों को। और अब कानपुर कांड पर बहुत बड़ी खबर। बिकरू कांड पर बहुत बड़ा खुलासा। वारदात के वक्त अपराधियों की बेरहमी का खुलासा हुआ है कि कितने बेरहम, कितने बर्बर, कितने क्रूर ये हो गए थे और वारदात के वक्त कितनी बेरहमी की थी। शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने गुहार लगाई थी, जान की गुहार लगाई थी, लेकिन अमर दुबे ने गाली देकर, अमर दुबे जो एनकाउंटर में हमीरपुर में ढेर कर दिया गया था, अमर दुबे वही जो फरीदाबाद में पहुंचा था और उसके बाद हमीरपुर में ढेर किया गया,
उसने गाली देकर डीएसपी को गोलियां मारी थी। और एनकाउंटर में प्रेम शंकर की पत्नी ने खुलासा किया। एनकाउंटर में प्रेम शंकर, जो कि रिश्तेदार भी विकास दुबे का था, उसकी पत्नी ने खुलासा किया। क्या कहा है वो आप एक बार सुनिए। सीओ साहब को आंगन में मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा। तो पुलिस वाले चिल्ला रहे थे कि हमारे भाई ना मारो है, दोबारा नहीं है। तो हमने खूब कानों से सुना है कि अब हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तब तक वो गाली दे के उल्टी सीधी गाली देने लगा और ठोक दिया उसको ठाई नीचे चल के मारा आके। सीओ साहब को आंगन में मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा। तो पुलिस वाले चिल्ला रहे थे कि हमारे भाई ना मारो है, दोबारा नहीं है। तो हमने खूब कानों से सुना है कि अब हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तब तक वो गाली दे के उल्टी सीधी गाली देने लगा और ठोक दिया उसको ठाई नीचे चल के मारा आके। तो इनके बयानों से उनकी निर्ममता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें एक पहलू ये भी है कि ये वही लोग हैं जो अब सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जो पहले खामोश थे, जो पहले मामले में कुछ भी कहने से बच रहे थे, नहीं बोल रहे थे। पुलिस, एसआईटी, सब ने बोला, पूछा कि आप बताइए उस दिन क्या हुआ था, लेकिन मजाल कि किसी ने कोई कुछ कहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सबके मुंह बंद थे, लेकिन अब खुल रहे हैं एक एक करके। प्रभात अवस्थी इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियां देंगे। प्रभात, उस क्रूरता, उस निर्ममता को आप बताइए जो अमर दुबे, विकास दुबे, इनके सहयोगी ने उस दिन की थी, और अब जो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या कहानियां, क्या क्या बताया गया उस दिन को, आप बयां करें उनके शब्दों में। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि 2 और 3 की रात जो कानपुर के बिकरू में हुआ, उसकी जो ये दास्ता है वो ये ऑडियो है। और इसके साथ ही जो इससे पहले मनु पांडे के जो ऑडियो सामने आए हैं वो बयां करते हैं। मनु खुद बता रही थी कि जिस तरह से विकास भैया आए थे और उन्होंने सबको बुलाया और कहा छतों में चढ़ जाओ, और कौन सा व्यक्ति किस छत में चढ़कर फायरिंग कर रहा था, ये तक ऑडियो तो साफ हुआ। तो जो सबसे लेटेस्ट जो ये वीडियो सामने आया है उसमें जो प्रेम शंकर है, जिसका एनकाउंटर कर दिया गया था देर रात के बाद सुबह सबसे पहले एनकाउंटर किया गया था प्रेम शंकर का, उसकी ये पत्नी है। और दूसरी जो महिला है वो शशिकांत की पत्नी है, यानी मनु पांडे है। ये दोनों सास बहू हैं और ये पूरी घटना जो है उसको बयां कर रही हैं कि जो पुलिसकर्मी थे वो अपने आप को बचाने की लोगों से गुहार लगा रहे थे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अब हम नहीं आएंगे दोबारा से, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो क्रूरता की सारी हदें हैं वो किस तरह से पार की गई थी कि गाली गलौज की गई, पुलिसकर्मियों को भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई और साथ ही साथ गोली सटाकर मार दी गई। जिसमें जो ये घटना का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि देवेंद्र मिश्रा जो सीओ हैं, जो वो इसी घर में यानी प्रेम शंकर के घर पर ही दीवार कूदकर बचने के लिए कूदते हैं, लेकिन वहीं पर अमर दुबे आ जाता है और उनको सटाकर गोली मार देता है, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। जिसका जो खुलासा है उनकी खुद की पत्नी कर रही हैं कि किस तरह से उन्होंने खुद सुना था अमर दुबे गालियां दे रहा था और उसके बाद लोग उनसे गुहार लगा रहे थे, लेकिन उसने नहीं सुनी और गोलियों से उसको भून दिया। तो साफ है कि उस रात की जो काली रात थी और किस तरह का दृश्य रहा होगा उसका अंदाजा इन लोगों की बात से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार थी। 8 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। और एक और सवाल है कि पहले तो इन लोगों ने थे। किसी ने भी किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया, तो क्या इनको विकास दुबे ने, अमर दुबे ने या प्रेम शंकर ने किसी ने कहा था कि किसी को कुछ मत बताना? क्योंकि घटनाक्रम जिस तरह से बता रहे हैं इसका मतलब स्पष्ट है कि इनकी आंखों के सामने हुआ है, लेकिन ये बोलने से बच रहे थे। तो उनको क्या कहा गया था कि आपको कोई बात पुलिस को नहीं बतानी है? जी देखिए, अगर इन दोनों लोगों की बात की जाए, ये शशिकांत की पत्नी और प्रेम शंकर की पत्नियों की बात की जाए, तो ये दोनों जो सास बहुएं हैं ये उन्हीं के परिवार से जुड़ी हुई हैं और इनके पति खुद इस पूरी घटना में सम्मिलित रहे हैं। जिनमें से जो एक प्रेम शंकर, उसका मुठभेड़ में एनकाउंटर कर दिया गया है, दूसरा जो शशिकांत है उसको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हालांकि शुरुआती दौर में ये पूरी तरह से घटना को नकारती दिखी और साथ साथ मना करती रही कि इनको कुछ भी जानकारी नहीं है, इस वक्त सो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे घटना का समय बीता और जैसे जैसे घटना के दिन बीते, उसके बाद सबसे पहले ऑडियो सामने आने चालू हुए कि किस तरह से मनु पांडे को पूरी घटना की जानकारी थी और क्या क्या घटना हुई है उसके बारे में ऑडियो तो सामने आया। तो वहीं जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे ही जो परतें हैं पूरी घटना की कि किस तरह से पूरा घटना हुई थी, उसकी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस जो है वो पूरी घटना पर एक भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि क्या आखिरकार किस तरह से पूरी घटना हुई थी, कुछ भी बताने से बचती नजर आ रही है। लेकिन ये जो वीडियो और जो ऑडियो सामने आ रहा है पहले बच रहे थे, लेकिन अब बोल रहे हैं। आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और लोगों के जहन में वो तस्वीरें कहीं ना कहीं बन रही होगी, जिस तरह से आप बातें निकल कर आ रहे हैं कि पुलिस कर्मियों ने रिक्वेस्ट की कि छोड़ दो हमें, हम दोबारा नहीं आएंगे। और
फिर भी सटा सटा कर गोलियां इन क्रूर लोगों ने उन पर बरसाई थी। खबर में आगे बढ़ रहे हैं, मेरठ का रुख करें, जहां पर लव जिहाद के आरोपी शमशाद को पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है। लव जिहाद का यह आरोपी शमशाद अब पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इसने हिंदू की पहचान बताकर एक पीड़ित के नजदीक किया गया, फिर मां और बच्चे की बेरहमी से हत्या कर उनके शवों को दफना दिया और 25,000 का इनामी बदमाश, इसके पैर में 4 गोलियां लगी हैं। तो आपको बता दें कि कल ही शमशाद पर 25,000 का इनाम रखा गया था और आज ये पकड़ा गया है और घायल हुआ है तब जाके पकड़ा गया है। आपको बता दें कि कल पुलिस ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया था, बुलडोजर से घर को ढा दिया गया था और उसके बाद से आज ये पकड़ा भी गया, है। ये लव जिहाद का पूरा का पूरा मामला मेरठ से सामने आया, जहां पर और लोकेशन पर इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता बलराम पांडे। सीधा उन्हें का रुख करते हैं। बलराम, अपडेट दीजिए। बलराम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? के बीच में हुई है, पुलिस ने जी बिल्कुल आ रही। राजीव, ये जो मुठभेड़ हुई है ये लगभग 2 और 2:30 बजे देर रात को हुई थी, जिसमें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें ये दुर्दांत अपराधी घायल हुआ है। इसके पैर में 4 गोलियां लगी हैं और उसके बाद इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस पर 25,000 रुपये का इनाम कल घोषित किया गया था और साथ ही जो ये दोनों हत्याएं हुई हैं उसमें इसकी पत्नी की भी संलिप्तता पाई गई है। यही वजह है कि उसको भी 120B का मुलजिम बनाया गया है। कल राजीव, जो प्रशासन है उसने बड़ी कार्रवाई की है और इसके घर पर बुलडोजर चलाया और उस घर पर बुलडोजर चलाया जहां पर मां और बेटी को मारने के बाद इसने दफनाया था। और इस वक्त हम राजीव मैं आपके पास लौट रहा हूं, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे भी आप ही के जरिए। बलराम, हम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को ये पूरा का पूरा मैटर हम समझा देते हैं। बलराम, मैं आपके पास लौट रहा हूं और फिर मैं चाहूंगा कि आप विस्तार से दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाएं, लेकिन ये पूरा का पूरा मैटर क्या है जरा समझाते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि लव जिहाद का एक खेल शुरू कहां से। पहले हिंदू की पहचान बनाकर महिला से इसने दोस्ती की। इसने बताया, इस हिंदू नाम इसने बताया, महिला के करीब गया, महिला और उसकी बेटी को अपने साथ ये रखने लगा था। 6 साल तक दोनों के साथ ये शमशाद रहा, 6 साल तक साथ रहा। उसके बाद शमशाद ने महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी, मार डाला उनको। 6 साल साथ रहने के बाद उनको मार डाला। हत्या के बाद दोनों के शवों को घर में ही उसने दफना दिया था। उसी घर के बाहर हमारे सहयोगी अभी मौजूद हैं, वहां लौटूंगा उनके पास। पुलिस ने फिर उसके बाद घर का फर्श तोड़कर प्रिया और उनकी मां का शव निकाला और पूछताछ के दौरान आरोपी शमशाद हिरासत से भाग गया था। उसके बाद फरार शमशाद को पुलिस ने पकड़ने के लिए 25,000 का इसके ऊपर इनाम रखा, क्योंकि भाग गया था। उसके बाद शमशाद को ढूंढ रहे पुलिस ने उस घर पर बुलडोजर चला दिया, जहां पर उसने दफनाया था। और आज शमशाद के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में यह पकड़ा गया। हमारे साथ बलराम, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। बलराम, अब दिखाए दर्शकों को तस्वीरें जिस घर पर बुलडोजर चला है। राजीव, बिल्कुल ये वही मकान है जहां पर शमशाद अपनी प्रेमिका और उसकी 10 साल की बच्ची के साथ रह रहा था, पहचान छुपा करके। और किसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हुआ और उसके बाद उसने प्रेमिका की हत्या कर दी और इस राज को उसकी बेटी, पड़ोसी या पुलिस को ना बता दे, इसलिए उसने उसकी 10 साल की मासूम बच्ची की भी हत्या कर दी। राजीव, आपको बता दूं कि मृतका ने 2019 में जब इसकी पहचान उसके सामने खुली और इसकी पूरी पोल पट्टी उसके सामने आई, तो पीड़िता ने 2019 में खरखोदा थाने में एक शिकायत दी थी, जिसमें 377, 376, 504 अलग-अलग धाराओं में IPC मुकदमा दर्ज किया। लेकिन बलराम, आप दर्शकों को यह भी तहत बताएं कि ये महिला के करीब कैसे आया, ये कहां का रहने वाला था शमशाद, कैसे महिला के करीब आया, घर में रहने लगा, तो क्या आस पड़ोसी उन लोगों को क्या नाम बताया करता था, क्या बताता कि कहां का रहने वाला है, कैसे महिला के संपर्क में आया, क्या सोशल मीडिया का इसने इस्तेमाल किया या दूसरे कोई तरीका इसने अख्तियार किया, ताकि दूसरे लोग भी कम से कम सजग हो जाएं इस केस को देखने के बाद। देखिए राजीव, अगर हम इसको सिलसिलेवार से बताएं तो इसने 6 साल पहले फेसबुक पर
अमित गुजर के नाम से एक अकाउंट बनाया, जिसके जरिए ये मृतका के संपर्क में आया और उसके बाद फेसबुक के जरिए ही इसने मित्रता की और मित्रता करने के बाद ये गाजियाबाद जा कर के इसने 2016 में मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद ये दोनों वहाँ पर मिले और मिलने के बाद वो इसके साथ शादी का झांसा देने के बाद इसके घर आ गई और दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगे। लेकिन जब 2019 में इस अमित गुजर की सच्चाई सामने आई कि ये अमित गुजर नहीं बल्कि शमशाद है और ये बिहार का रहने वाला है, पिछले 12 सालों से मेरठ में रह रहा है। उसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस में की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की राजीव। और अगर आज पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद पीड़िता जिंदा होती। इसके पीछे क्या दूसरा मकसद भी था उसका कोई? देखिए, कल जो राजीव हमारी बात हुई जो पड़ोसियों से और आसपास के रहने वाले लोगों से, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये लव जिहाद के चक्कर में ही शमशाद ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि अगर प्यार होता तो प्यार में सच्चाई सामने आनी चाहिए थी। उसे अपने नाम से यानी शमशाद के नाम से अफेयर शुरू करना था। फेसबुक पे फेक आईडी बना करके अमित गुजर बनने की ज़रूरत नहीं थी। यही वजह है कि पुलिस का भी कहना है कि हम लव जिहाद के एंगल से भी पूरी जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो आसपास के लोग हैं राजीव, जो गांव के लोग हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि ये अमित बनकर यहाँ पर रह रहा था, यानी ये शमशाद नाम अपना छुपा रहा था। और यही वजह है कि लव जिहाद का एंगल सबसे ज़्यादा निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि अपनी पहचान छुपा करके एक हिंदू लड़की से प्रेम प्रसंग करना और उसके बाद उसको लाना, जब उसकी सच्चाई आ जाए और जब उसके साथ वो रहने से इनकार कर दे तो उसकी निर्मम हत्या कर दी जाए और हत्या करने के बाद उसको अपने ही घर में दफन कर दिया जाए, ये बहुत बड़ा वाकया है। और यही वजह है कि जो आसपास के लोग हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है और वो बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और कुछ साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई भी की कि बुलडोजर चलाया घर पर, जानकारी के लिए दीवारें धन्यवाद। तोड़ी, तो सोशल खिड़कियां मीडिया तोड़ी का और जहां जो सदुपयोग हो सकता है तो उसका दुरुपयोग किस तरह से हो सकता है, इस केस से आप समझ सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया का, फेसबुक का इस्तेमाल किया गया। खुद को अमित गुर्जर इसने बताया 6 साल तक रहा और बाद में जब हकीकत पता चली कि ये तो शमशाद है, उसके बाद इसने माँ और बेटी दोनों का कत्ल कर दिया और जिस घर में रह रहा था वहीं पर दफना दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर अब बरेली के बिथरी चैनपुर से, जहां पर विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने मुख्यमंत्री योगी से एक नई मांग की है। उन्होंने हर जिले में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाने की तर्ज पर टॉप 10 पुलिसकर्मियों की लिस्ट भी बनाने की मांग की है। पप्पू भरतौल के मुताबिक उन टॉप 10 पुलिस वालों की भी लिस्ट बनाई जाए जो भ्रष्टाचार, खनन, तस्करी, जुआ सट्टा, शराब और गौ तस्करी के कामों में लिप्त हैं। उनका यह कहना है कि इन पुलिसकर्मियों की लिस्ट बनाकर सार्वजनिक भी की जाए। तो उनको एक पत्र लिखा कि ये आपकी बहुत अच्छी पहल है कि टॉप 10 बदमाश। तो हमने उनसे एक निवेदन किया, हमने कि टॉप 10 पुलिस भी है। तो टॉप 10 जो पुलिस में लोग हैं जो सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं, जो पुलिस को बदनाम कराना चाहते हैं, ऐसे आदमी की भी लिस्ट बन जाए और वो थाने या जो उच्चाधिकारी हैं उनके वहां लग जाए। तो अपराधियों की ही नहीं, पुलिस वालों की लिस्ट भी बनाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर उनकी लिस्ट बनाई जाती है, यानी कि आप सीधा सीधा उन पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में तो पुलिस कर्मियों के जब नाम सार्वजनिक किए जाएंगे तो उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई हुई या नहीं, इस तरह की मांग की है पप्पू भरतौल उर्फ राजेश मिश्रा ने कि ऐसे पुलिस कर्मियों की लिस्ट बनाई जाए अपराधियों के साथ साथ जो गलत कामों में लिप्त थे। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं विधायक साहब ने नई मांग जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। उनको एक पत्र लिखा कि ये आपकी बहुत अच्छी पहल है कि टॉप 10 बदमाश। तो हमने उनसे एक निवेदन किया, हमने कि टॉप 10 पुलिस भी है। तो टॉप 10 जो पुलिस में लोग हैं जो सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं, जो पुलिस को बदनाम कराना चाहते हैं, ऐसे आदमी की भी लिस्ट बन जाए और वो थाने या जो उच्चाधिकारी हैं उनके वहां लग जाए। उनको एक पत्र लिखा।
और अनूप हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनूप, ये नई मांग की है विधायक जी ने, पहले तो ये सवाल कि क्या लेटर भेज दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और दूसरा क्या इलाके में इस तरह की स्थिति वो देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ये मांग कर रहे हैं कि अपराधियों की नहीं, ऐसे पुलिस वालों की भी आप लिस्ट बनाइए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या अपराधियों के साथ जुड़े हुए हैं, सट्टे से जुड़े हुए हैं या अवैध खनन से जुड़े हुए हैं, क्या इस तरह के काम भी हो रहे हैं वहां पर? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरीके के मामले पहले भी आते रहे। तमाम पुलिस कर्मियों की संलिप्तता ऐसे अवैध धंधों में होती रही, चाहे वो सट्टे का कारोबार हो, चाहे गौकसी हो, खनन का काम हो। इस तरीके की चीजों में लिप्त जो पुलिसकर्मी पहले पाए जाते रहे और उन पर कार्रवाई भी होती रही है, सस्पेंशन की, बर्खास्तगी की तमाम कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अब जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे ने जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, उसके बाद जो चीज सामने आई कि एक वहीं का एसओ इन्वॉल्व था, उसकी वजह से 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। तो इन सब चीजों, ठीक है, उसी के बाद वो ये मांग कर रहे हैं। आपका अनूप इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद कि अपराधियों की तो आप बनाइए, साथ ही साथ ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की भी आप सूची बना दीजिए। 5 अगस्त को अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और राम मंदिर के साथ नई अयोध्या की आधारशिला भी रखी जाएगी। अब राम नगरी को भी काशी के क्योटो की तर्ज पर बदलने की तैयारी है। अयोध्या एक तरफ जहां आधुनिक होगी, वहीं अयोध्या की पौराणिकता की उसको बचाए रखने का भी काम किया जाएगा, जिससे पुराणों के त्रेता युग की झलक भी यहां देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आला अधिकारियों ने इसकी प्लानिंग राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा से साझा की है, जिसके तहत करीब 400 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास की परियोजनाएं बनाए जाने वाली हैं। अयोध्या के उत्तर पूर्व कोने पर विकसित करने की इसको तैयारियां हैं, योजना है। उत्तर पूर्व में सरयू के कछार से जुड़े हुए भूभाग पर इस टाउनशिप को डेवलप किए जाने की तैयारियां हैं। और अनुभव हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं सीधे अयोध्या से ही। अनुभव, ये जो नई टाउनशिप बसाने की, इसको डेवलप किए जाने की तैयारियां हैं, इसके बारे में तो आप बताइए। साथ साथ ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री को पहुंचना है, हर किसी की निगाहें और अब तो शायद पूरे विश्व की निगाहें होंगी अयोध्या पर, तो कितनी सजी है, कितनी तैयार की जा रही है और कितनी सुंदर बनाई जा रही है अयोध्या प्रधानमंत्री के आने से पहले? देखिए राजीव, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 अगस्त को आएंगे भूमि पूजन के लिए, तो सबसे पहले जो ट्रेजरार हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, उनकी अगर माने तो सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी आएंगे और हम हनुमानगढ़ी में ही मौजूद हैं। यहाँ वो आशीर्वाद लेंगे पहले बजरंग बली का और उसके बाद यहीं से वो जो जन्मभूमि स्थल है वहाँ पर जाएंगे और वहीं पर आगे के सारे कार्यक्रम संपन्न होने। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री यहीं आएंगे, आशीर्वाद लेंगे। और हमारे साथ महंत राजू दास जी मौजूद हैं, हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या परंपरा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री भी जब आएंगे तो जो ट्रस्टी वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हनुमानगढ़ी आएंगे। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। अयोध्या में जो भी भक्त आता है पहले हनुमान जी महाराज के चरण शरण में आता है, इसके नाते क्योंकि जब भगवान श्री राम साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राजाभिषेक हुआ है। हनुमान जी महाराज का राजाभिषेक इसके नाते हुआ क्योंकि माता सीता जी ने उनको मानस पुत्र माना था और वरदान दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजरता का, अमरता का और मानस पुत्र का आशीर्वाद और वरदान दिया था। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आएंगे, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए देखेंगे उसमें किन किन लोगों को परमिशन मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो प्रधानमंत्री जी का आना है तो थोड़ा सा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सब देखना पड़ेगा। तो हम लोगों की तैयारी भव्य रहेगा, दिव्य रहेगा। और पहली बार प्रधानमंत्री होने के बाद मोदी जी अयोध्या आगमन होगा। और हम लोगों ने इच्छा जिज्ञासा भी जाहिर किया है कि विगत जो भी आडवाणी जी आए थे, अटल जी आए थे, जो भी प्रधानमंत्री अयोध्या आना होता है, यहाँ तक की जो है इंदिरा गांधी जी का भी आना हुआ था, तैयारियां वहां पर की जा रहे हैं। अनुभव, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और राजू दास जी आपके साथ जुड़े, तो भव्य और दिव्य तैयारियां की जा रही हैं, यानी कि बहुत सुंदर अयोध्या लगने वाली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा।